बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं, आसिम मुनीर साहब ने एक पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ करवाया और वो ये कहते हैं कि ये हार्ड स्टेट है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है। जो एक सॉफ्ट स्टेट का इमेज है पाकिस्तान का, वो ख़त्म करना है। हार्ड स्टेट पाकिस्तान को बनाना है। हार्ड स्टेट एक्चुअली होती क्या है, इसके ऊपर किसी ने गौर ही नहीं किया, और सिर्फ क्योंकि वो आर्मी चीफ ने बात की है तो हर बंदे ने वो बात करना शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब क्योंकि लीडर हैं, उन तक ये बात पहुंची जेल में, तो अब उन्होंने जेल से बताया कि एक्चुअली हार्ड स्टेट होती क्या है और आसिम मुनीर साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, तो पॉलिटिकल लीडर तय करेंगे ना कि पाकिस्तान को किस सिमत में चलना है। कोई आर्मी चीफ तो नहीं कह सकता कि हार्ड स्टेट बनाओ या सॉफ्ट स्टेट बनाओ, उसका लेना देना कोई नहीं है। आर्मी चीफ ने आना है, उसने अपनी नौकरी करनी है, उसको बताया जाएगा कि इनको मारो, इनको छोड़ो, उसको वो करना है। बॉर्डर पे फलां मुल्क के ऊपर हमला करना है, ये उसको करना पड़ेगा। फलां मुल्क हमला करने वाला, उसका दिफा करना है, ये काम वो करेगा। और जहां उसे मदद के लिए बुलाया जाएगा, वो मदद करने के लिए हरदम तैयार होगा। ये आर्मी चीफ का रोल है। आर्मी चीफ कैन नेवर डिसाइड कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है वो हार्ड स्टेट होगा या सॉफ्ट स्टेट होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत हिम्मत बढ़ गई है बहुत सारे लोगों की, और आर्मी चीफ के पास इख्तियारात और ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि वो अन्नदाता हैं। उन्हें लगना शुरू हो जाता है कि उनका सिक्का चलता है, जो फैसला करेंगे मुल्क वैसे चलेगा। प्रैक्टिकली होता भी है, लेकिन आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब एक लीडर है, उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे, और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब ये है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो और जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमज़ोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है। वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आजकल जूते पॉलिश कर रहा है, उठाओ वजीर आज़म बना दो, वो ये नहीं देखते। ये जनाब सहाफ़ी सख्त बात कर रहा है या इसकी बात पसंद नहीं आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, निकालो इसको, इसके अकाउंट भी बंद करो, जेलों में भरो इनको। तो हार्ड स्टेट का और जो सॉफ्ट स्टेट का एक जो बिल्कुल एक गलत किस्म का इमेज बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हार्ड स्टेट वो होती है जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो, जमहूरी आज़ादी हो, ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क व कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद कैसी रियासत है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचल कर आसिम ला नाफिज हो। याद रखें, अवाम की ताईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में हार्ड स्टेट का क़याम नामुमकिन है। जो मुजालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड स्टेट नहीं बल्कि इसकी जड़ें मज़ीद कमज़ोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मुरीदके की तरह अपनी ही फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के ज़रिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब ने हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेट के बारे में बताया कि जनाब बंदे मारने से कोई हार्ड स्टेट नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर के साथ होती है, रूल ऑफ लॉ के साथ होती है, सेलेक्टिव जस्टिस के साथ कोई हार्ड स्टेट नहीं होती। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया। इस मैंडेट के तहत ये मेरा आइनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसियाँ खुद मुरतब करूँ, क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भी यही हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसियों का निफाज यकीनी बनाएं जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूँ कि हमें दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफ़गानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। नफ़रत और तसादुम किसी के मफाद में नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियाँ ही दहशतगर्दी का देर पा हल निकाल सकती हैं। मेरे खिलाफ कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस में गुज़िश्ता 10 माह से
इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुश्किल से 10 माह बाद केस की समाअत की तारीख मिली है, मगर जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार है। मैं तरीके इंसाफ के तमाम सियासी कायदीन और अरकान असम्बली और वकला को हदायत देता हूँ कि अब से मेरे तमाम केसेस की अदालती कार्रवाइयों में बाकायदगी से शिरकत करें। देखिए, गंडापुर साहब के दौर में ये हो नहीं पा रहा था। ये मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे लाहौर में तो पहुंच गए, लेकिन अडियाला जेल नहीं पहुंच पाए। बहुत प्रेशर था उन पे एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन अब इमरान खान साहब ने वजाहत के साथ कह दिया कि अदालत के अंदर तो सारे जाएं मेरे केसों के मामलात में, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, जो अरकान असम्बली हैं वो भी, और जो वकला हैं वो भी, और सियासी कायदीन हैं वो भी, समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहें और इंसाफ के हसूल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। ओपन कोर्ट के केसेस में शिरकत आपका कानूनी और जमहूरी हक है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को जेल में रोज़ाना कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त थी। मैंने इसकी एवरेज निकाली थी, उस दौर में 22 बंदा पर डे निकली थी। यानी नवाज शरीफ की जो टोटल मुलाकातें हैं उनको जब डिवाइड किया गया उनके टोटल दिनों के ऊपर, जितना अरसा वो जेल में रहे, तो 22 मुलाकातें फ़ी दिन थी। टका के मियाँ साहब की मुलाकातें होती थी, जब दिल करे तब होती थी। बड़ी तादाद में कारकुन आते थे, सुबह सुबह उन्हें लिस्ट दी जाती थी। मियाँ साहब उस लिस्ट के अंदर से फाइनल करते थे आज मैंने किसको मिलना और किसको नहीं मिलना। मियाँ साहब की तो मौजें थी बड़ी कमाल किस्म की। और वो जेल में ऐसे इसमें नहीं थे, वो उनका एक अलग क्लास थी। एक जेल के अंदर ही कोठियाँ बनी होती हैं, उनमें से एक मियाँ साहब को मिली हुई थी। वहाँ पे उनके साथ जो है उनके खिदमतगार भी थे, उनके मुआलिज भी थे, वहाँ उनके साथ उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी थे, अपना एक खाना पकाने वाला पूरा निज़ाम सारा कुछ था, और घर से खाना आता था। तो ठंडा गर्म करने वाला निज़ाम भी मियाँ साहब के पास पूरा मौजूद था। वहाँ पे जेल में AC वेसी ये वो सब हर चीज़ थी। फैमिली को बिला रोक टोक रसाई हासिल थी, इमरान खान बता रहे हैं, बल्कि जेल में दावतों तक का एहतमाम किया जाता था। इसके बरक्स आज मुझे मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। इससे बड़ी सियासी इंतकाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। पिछले 10 महीनों में सिर्फ एक बार मेरे बेटों से बात करवाई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 मुख्तसर वक्फों से। मुझे ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, बल्कि बतौर पार्टी लीडर अपने सियासी वर्कर से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। वकला, सियासी रफ़का और अहले खाना से मुलाकात में भी मुसलसल रुकावटें डाली जा रही हैं। ये सरासर बुनियादी और कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये इमरान खान साहब ने जनाब जेल से पैगाम भेजा। ये पैगाम मैंने आपके सामने रखा। अब नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं, जनाब क्या ज़रूरत है इमरान खान को सुहेल अफरीदी से मिलवाने की। मामला ये है कि इस वक्त निज़ाम कोशिश कर रहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। जब तक एक्सटेंशन नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल ना हो। मामला वो क्लियर हो जाए तो फिर बेशक मिलवा दें, क्योंकि इमरान खान साहब कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का या कोई हैवी किस्म की मूवमेंट का, कोई मोमेंटम बनाने का वो भी कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो मुलाकात ना करवाने में क्या हर्ज है, ये कहा राना सनाउल्लाह ने। कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की लीडर से मुलाकात करवानी चाहिए? जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदारों और वकील से मुलाकात करवाई जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा। अब जेल रूल्स के अंदर लिखा है, ये रूल नंबर 92 है, ये पढ़ना चाहिए राना साहब को। वकला, फैमिली, रफ़का, दोस्त, लीगल एडवाइज़र मिल सकते हैं। हालांकि रूल्स 1978 में बनाए गए। और एक और चीज़ भी है कि नवाज शरीफ साहब जब मिलते थे सबसे, तो उस वक्त ये रूल कहाँ थे जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को याद नहीं है कि ये पहले भी जेलों में रह चुके हैं, और इन्हें पता होना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ कर दिया है, इन्हें दोबारा भी जेलों में जाना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस किस्म का कत्लेआम हो रहा है, अब ये आसिम मुनीर साहब के खाते में तो पड़ना नहीं है, ये तो वज़ीर आला के खाते में पड़ेगा या IG उस्मान अनवर के खाते में पड़ेगा। चाहे गोली रेंजर ने चलाई हो, चाहे पुलिस ने चलाई हो, जिसने भी किया है, जो जिम्मेदारान डिक्लेयर होंगे ना, ये जो इस्लामाबाद के IG हैं अली नासर रिजवी, इनके ऊपर ये सारा बोझ आएगा जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ। तो इन लोगों को अभी अपनी मौत नजर आ रही है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और जब भी कभी इनका सारों का जो बोझ है वो आसिम मुनीर साहब के कंधों पे है। जब तक वो ये बोझ उठा के चल सकते हैं तब तक तो मामला चलेगा। आसिम मुनीर साहब अगर इस सारे मंजरनामे से गायब होते हैं या बाहर निकलते हैं तो फिर इन सबको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये यतीम हो जाएंगे, मस्कीन हो जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारे लोगों ने जो 2 नंबरियां की हैं, ये इन्होंने इस वक्त खुश करने के लिए की हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि अपनी पोजीशनों के साथ खुश रहें, कामयाब रहें। अब ये एक और ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये बड़ा खौफनाक है।
शाहिद असलम साहब ने किया। और देखें इस ट्वीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। मेरी उनसे बात भी हुई है, वो ये बात कहना नहीं चाहते खुद से, और वो बात मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हम दोनों की ये गुजारिश है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवा दें और एक साफ सुथरी इंक्वायरी करवा दें। और आईजी पंजाब तो ये इंक्वायरी होने नहीं देगा, लेकिन पुलिस को इस बात के ऊपर एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए कि इसकी इंक्वायरी ज़रूर हो। अब उन्होंने लिखा गया, जरा ये देख लेंगे। टीएलपी के खिलाफ किए गए ऑपरेशन पर हुकूमती वजीर की मशकूक वजाहत के बाद अहम ओहदे पर तैनात सोर्स से बात हुई है। ये शाहिद असलम साहब की बात हुई है। थोड़े दिन पहले मैंने भी आपको सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जिस शिद्दत पसंद जमात के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के मुतालिक इस बातचीत में परेशान कुन और खौफनाक मालूमात मिल रही हैं। खौफनाक मालूमात और परेशान कुन। मेरे पास भी इसी तरह की मालूमात है कि कत्लेआम हुआ है बड़े पैमाने पर। चंद एक सवाल गौर तलब है, ऑपरेशन पुलिस ने किया या रेंजर्स ने, या दोनों की मुश्तरका कार्रवाई थी? अच्छा, मेरे साथ जो पुलिस वालों ने इक्का दुक्का ने मेरे सोर्स से बात की, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये गोली लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी इदारों ने चलाई है। उन्होंने रेंजर्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, जो मेरे सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। हाँ, एक आधे बंदे ने कहा कि वहाँ रेंजर्स गोली चला रही थी। शिद्दत पसंद जमात से कौन सा असला, बंदूकें और पिस्तौल और गोलियां बरामद हुए, ये भी इन्होंने सवाल उठाया। एसएचओ को लगने वाली गोलियां कौन सी थी, किस बंदूक से निकली थी? क्या पोस्टमार्टम में ये बातें सामने आएंगी कि किस बंदूक की गोली से एसएचओ साहब की जान गई? और याद रखिएगा, उन्हें बहुत सारी गोलियां लगी हैं, एक गोली नहीं लगी एसएचओ साहब को, जिनकी शहादत हुई है वहां पे मुरीदके में। और एक को क्लेम ये भी सामने आया कि शायद वो उस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो गालिबन सादा कपड़ों में थे। बहरहाल अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना, ये होनी चाहिए इनकी। एक जुडिशल कमीशन बने, वो हर चीज़ की तहकीकात करे, एक एक चीज़ को देखे, फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया जाए। अगर शिद्दत पसंद जमात ने अंधाधुंध फायरिंग की थी तो पुलिस पे, तो एसएचओ के अलावा और कितने पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए वहाँ पे? लेकिन अगर सामने से कोई अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है तो सिर्फ एक बंदा तो शहीद नहीं होगा, ये भी सवाल पूछा गया, और कितने पुलिस वाले शहीद हुए? शिद्दत पसंद जमात के अब तक कंफर्म्ड जाँ बहक लोगों को किस बंदूक की गोलियां लगी? कोई पोस्टमार्टम हुआ? किसी भी शिद्दत पसंद जमात और इनके तरीक़ेकार से लाख इख्तलाफ। टीएलपी ने पहले भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, पुलिस पर हमले भी किए थे, लेकिन गोली से हलाकतों का मामला यहाँ पहली मरतबा सामने आया है। इसलिए हकायक का खोज लगाना चाहिए कि अपने ही लोगों पर सीधी फायरिंग क्या एक न्यू नॉर्मल तो नहीं बनाया जा रहा कि एक मामूल बना दिया कि मारो अपने लोगों को भी गोलियां? क्योंकि देखिए टीएलपी ने लोगों को बहुत मारा है माजी में, डंडों से, सोटों से, कत्लेआम भी हुआ। कई जनूनियों ने जो कत्ल किए हैं टीएलपी ने उसको ओन भी किया, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। इससे पहले हमने ये नहीं देखा कि गोलियां मार रहे हैं लोगों को। यहां पे पहली मरतबा ये क्लेम सामने आया, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। बहरहाल मुफ्ती मुनीब ने मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीब साहब अब ठंड प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने जो एक बयान जारी किया उसमें यह भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने ठंडे दिल और दिमाग से हमारी बातचीत सुनी, तसल्ली के साथ बातचीत सुनी, कुछ चीज़ें तय पा गई हैं, दोबारा मुलाकात होगी। तो मुफ्ती मुनीब साहब ने आपको पहले भी कहा था कि हर मरतबा जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये अपनी सर्विसेज पेश करते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने एक मरतबा फिर सरकारी मुल्ला होने के नाते अपनी सर्विसेज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पेश कर दी हैं। अब नादरीन, एक मरीम नवाज साहब फिर पकड़ी गई एक मरतबा। इनको पता नहीं क्या अजीबोगरीब आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि उसके थोड़े अरसे के बाद पकड़े जाते हैं। हाल ही में इन लोगों ने रोला डाल दिया, शोर मचा दिया कि जनाब मरीम नवाज ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, और इंपीरियल कॉलेज है लंदन का, उसका कैंपस जो है वो पहुंच रहा है यहाँ पे लाहौर में। नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा, जिसमें 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसका संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। और ये वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदर इजलास के अंदर बताया गया। मरीम औरंगज़ेब ने इसको ट्वीट किया, पीएमएलएन ने इसको प्रमोट किया, मीडिया पे लोगों ने इसके ऊपर रौले डाल दिए। जब हर तरफ शोर मच गया तो उसके बाद जनाब लंदन से खबर आती है और वहाँ से इसकी तरदीद की जाती है। यानी ये अब मुतअद्दिद जगहों पे ये छप चुकी है तरदीद, और मरीम नवाज साहिबा और उनका झूठ और उनकी टिकटॉकर टीम जो है उसका झूठ एक मरतबा फिर पकड़ा गया। जैसे एक दौर में इनका कैलेबरी फॉन्ट पकड़ा गया था। तो अब जनाब झूठ का कोई अवार्ड हो तो इनको दे दें आप, और अगर खुशामद का कोई अवार्ड हो तो शहबाज शरीफ को दे दें आप। 19 अक्टूबर को इन्होंने
जनाब बड़े ढोल बजाए और बड़ा रोला डाला कि जनाब हमने ये कर दिया और हम ये करने जा रहे हैं कि इंपीरियल कॉलेज लंदन लाहौर में अपना अस्पताल और कैंपस बनाने जा रहा है, और टका के इन्होंने इश्तिहारबाजी कर दी इसके ऊपर। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने रब्ता किया वहाँ डॉक्टरों से इंपीरियल कॉलेज में बराह रास्त, तो वो सारे हैरान थे। उन्होंने कहा जी ये कब हुआ, ये खबर तो हमने कभी सुनी नहीं। उन्होंने वहाँ से ये क्लेम कर लिया। तो इस तरह ये मामला खुल गया और समझ से बाहर है मेरी कि जनाब इनको इतनी जल्दी क्या होती है नाचने गाने की और झूठ बोलने की, इनको आदत क्यों है। देखिए अगर तो बन रहा है तो वहाँ से खबर आ जाती है ना। अभी बहुत सारी जगहों पे ये खबर आ रही है। ये शहजाद अकबर ने ये खबर कंफर्म की है, मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ, मैंने ज़ाती तौर पे पता नहीं किया। और इनके अलावा जो है अरसलान बलोच साहब, उन्होंने भी ये बताया, बल्कि अब ये कुछ जगहों पे छप भी गया है। 21 अक्टूबर 2025 को उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया है कि रिपोर्ट्स दैट इंपीरियल कॉलेज लंदन प्लान्स टू ओपन अ कैंपस ओवरसीज आर इनकरेक्ट। जनाब उनकी तो ये तरदीद भी आ गई साफ। उन्होंने कहा जी कि इंपीरियल कॉलेज हैज़ नो सच प्लान्स विद ऑल द यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस बेस्ड इन द यूके। हमारा तो ऐसा कोई मनसूबा ही नहीं है। अब इन्होंने जनाब यहाँ खबरें चला दी, रोला डाल दिया। तो इन्होंने जैसी झूठी हुकूमत है, जैसी जाली हुकूमत है, ये हैं ही सारे जालसाज। और अब ये एक नए किस्म के प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं, यानी कभी कुछ करते हैं, कभी कोई एक आधा स्कूल सजा के उसकी वीडियो लगा देते हैं। भाई यहाँ पे हज़ारों स्कूल है जिनके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। एक आधा स्कूल सजा के उसकी वीडियो लगा के रोला डाल देते हैं, जनाब ये देखें क्या ये सरकारी स्कूल लग रहा है। आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लोग रोटी को चोची कहते हैं। यानी आप एक आधा स्कूल सजाएंगे और सजा के आप उसकी वीडियो लगाएंगे और आप ये कहेंगे कि पूरा पंजाब हमने बदल दिया है। भाई यहाँ पे हज़ारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, बेशुमार ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूलों के अंदर बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, स्कूलों की छतें गिरने के इम्कानात हैं बेशुमार स्कूलों की। ये सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा आ चुकी हैं। लेकिन झूठ इनकी घुट्टी में पड़ा, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। नादरीन एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। यानी 26वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने की है, राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे कि जनाब क्योंकि पार्लियामेंट ने एक तरमीम कर ली है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको ख़त्म नहीं कर सकती। ये अब इस वक्त की हुकूमत कह रही है। लेकिन मैं इसी हुकूमत को याद दिलाऊं कि जब हकीम सईद का कत्ल हुआ था और 1999 में, 90 की दहाई के आखिर में, हकीम सईद के कत्ल के बाद इन्होंने, नून लीग वालों ने एक कानून बनाया था दहशतगर्दी का, बड़ा खौफनाक कानून बनाया था। अगर वो कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त ख़त्म ना करती तो नवाज शरीफ को और उसके साथियों को तैयारा साजिश केस में फांसियां हो जाती, और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तस्लीम भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, कवानीन को ख़त्म कर चुकी है। आइंदा भी उनके पास ये इख्तियार रहेगा, क्योंकि आइन की तशरीह का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और अगर माजी में सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर एक्सरसाइज ना की होती तो नवाज शरीफ और उनके साथियों को तैयारा साजिश केस में फांसियां लग जाती। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के पास उसी तरह एक इख्तियार मौजूद है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस इख्तियार को इस्तेमाल करती है या नहीं करती। नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी भारत अब रशिया से उतना तेल नहीं खरीदेगा, कम तेल खरीदेगा। दूसरा, मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग वंग नहीं करनी, कोई बदतमीजी नहीं करनी पाकिस्तान के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 8 जंगें मैंने रोक दी हैं तो कोई एक आधी जंग और भी होने वाली है। अब ये इशारा किस तरफ है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ है शायद, कि ट्रंप को लगता है कि ये जंग हो जाएगी तो फिर मैं इस जंग को भी रोकूंगा, एक हुक्म जारी करूंगा और वो जंग रुक जाएगी और मुझे क्रेडिट मिल जाएगा कि मैंने 8 नहीं 9 जंगें रोक दी हैं। नाज़रीन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।